इलास्टिक होने का मतलब अगर आप पार्टिकल्स को दबाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करेगा। इलास्टिक इन नेचर। चौथी चीज, एक अजम्पशन लेके चला जाता है, ठीक है, अभी हम और बात बताते हैं। चौथी चीज, अभी हम इस पॉइंट को अभी ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। जो चौथा पॉइंट हमने छोड़ा है ना, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मुझे बता देना वो चौथा पॉइंट जो छोड़ा है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब इसके बाद अब हम इन सबको रिलेट करेंगे। प्रेशर बाय अ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की ही बात करें। प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस प्रेशर कैसे डालती है ना, गैस का प्रेशर का मतलब क्या होता है। अब जरा हम इसको देखेंगे। सपोज करिए कि मैंने एक गैस ली और उसको एक क्यूबॉइड टाइप का कंटेनर है, ये देखिए एक क्यूबॉइड टाइप का कंटेनर है, उसमें मैंने इस गैस को बंद कर दिया, ठीक। ये जो क्यूबॉइड है इसकी डायमेंशन मैंने लेंथ मान लो a ले ली, विड्थ ले ली b और हाइट ले ली, ठीक। अब देखो एक वॉल ये हो गई, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल और इसके पीछे वाली वॉल, 6 वॉलें हो गई, टोटल 6 वॉल्स हो गई, 6 दीवारें हो गई। अच्छा, गैस के अगर हम पार्टिकल्स की बात करें जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है, अगर हम ये x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस ले लें, ये z एक्सिस ले लें, तो जैसे हमेशा किसी पार्टिकल की स्पेस वेलोसिटी होती है ना भाई, पार्टिकल की 3 तरीके की वेलोसिटी हो सकती है। एक वेलोसिटी हो सकती है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी 1 डायमेंशनल वेलोसिटी। अगर वो पार्टिकल किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो प्लेन में 2 एक्सिस होंगी, x और y, यानी 2 डायमेंशनल वेलोसिटी। और अगर वो स्पेस में जा रहा है, स्पेस में मतलब ऐसे जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी x एक्सिस में भी है, y में भी है और साथ ही साथ कहां है, z में भी। यानी अगर कोई पार्टिकल स्पेस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, x, y एंड z। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है उनके तीनों कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, ये देखिए, ये x कंपोनेंट vx, ये z कंपोनेंट vz और ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, vy। अगर आप देखो तो इनका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, ये 3 वेक्टर हैं, vx, vy, vz, ये 3 वेक्टर हैं। अगर हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा या नहीं। ये देखो, ये vz और vx का सबसे पहले हमने रिजल्टेंट लिया ये, और फिर उसके बाद ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया v, इसको मान लो v डैश, इस v डैश और इस vy का रिजल्टेंट लेंगे कैसे। अब यहां पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी v। बोलो समझ में आया या नहीं आया, एक बार बता दो। बोलो हेलो। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस वेलोसिटी यानी 3D में कहीं भी मूव करेंगे, पक्का। अब जरा देखो यहां पर, यानी ये गैस का हमने वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बनाया और मैंने गैस को इस वेसल में भरा हुआ है। अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर भी मूव कर रहे होंगे, इधर भी मूव कर रहे होंगे, इधर भी मूव कर रहे होंगे, यानी उनका मोशन कैसा होगा, रैंडम होगा। स्पेस वेलोसिटी से जा रहे होंगे तो x, y, z तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर ये गैस मॉलिक्यूल मूव करते करते किसी एक दीवार से जाके टकरा गए, ये दीवार है,
ये वेसल की वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, 6 वॉल हैं इस वेसल की। आप देख रहे हो क्यूबाइड टाइप का है, 6 वॉल हैं। अगर ये किसी भी वॉल से जाके टकराए और टकराने के बाद लौट के आए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होगा, कोलिजन हुआ वॉल के साथ। कोलिजन कैसा हुआ? इलास्टिक कोलिजन हुआ। टकराया और टकरा के वापस आया, तो हमेशा एक मोमेंटम का चेंज आएगा या नहीं आएगा? ये मोमेंटम दीवार में इंपार्ट करेगा या नहीं करेगा? तो ध्यान रखो कि जैसे मान लो मैंने ये 2 दीवारें ले ली, एक वॉल ये, एक वॉल ये दोनों वॉल ये, इन दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस दिखाई दे रही है, कितनी है? a, ये a, ठीक। अगर कोई पार्टिकल गया, इसका मास मैंने m ले लिया, गैस पार्टिकल का, और ये x डायरेक्शन में इसकी मान लिया वेलोसिटी vx है। ये जाके दीवार से टकराया और टकरा के ये क्या हुआ? लौटा। अब इलास्टिक है तो जिस वेलोसिटी से गया है टकरा के उसी वेलोसिटी से लौटेगा। तो आप देखो, जब ये पार्टिकल जाके एक दीवार से, एक वॉल से टकराता है, तो जिस वॉल से, अगर ये एक्स एक्सिस वाली पे रखी वॉल से टकराया, तो इसकी वेलोसिटी के बाकी दोनों जो कंपोनेंट है Vy और Vz, वो चेंज नहीं होंगे। यानी कौन सा केवल चेंज होगा? x वाला। Vx से ऐसे गया, टकराया और वापस लौट के आया। मैग्नीट्यूड वो भी नहीं चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब कोई पार्टिकल किसी गैस कंटेनर की वॉल से टकराएगा, तो टकराने पे हमेशा जो कंटेनर की वॉल वाली एक्सिस है केवल वही वेलोसिटी चेंज होगी, बाकी दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये जाके टकराया, तो टकराने की वजह से कुछ चेंज इन मोमेंटम आया या नहीं आया? वो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? ये P1 मोमेंटम से गया और P2 से लौट के आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? P2 माइनस P1 हुआ या नहीं हुआ? ठीक, ये हो गया डेल्टा V। यानी अगर ये mvx से लौट के आ रहा है, माइनस mvx, हम ये केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लगा ले रहे हैं? मॉड। वरना तुम कहोगे ये तो माइनस एक्स की तरफ लौट के आया, तो यहां माइनस mvx होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? प्लस। तो वो माइनस 2 mvx हुआ, हम इसीलिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड कितना हुआ हमारा? बताइए, यहां तक बात क्लियर है या नहीं? अरे पहले ये बताओ, बात क्लियर हो रही है मेरी या नहीं? ओके। यानी जब ये किसी दीवार से, ऐसे ही ये एक्स से, ये पार्टिकल एक्स से टकराया, कोई पार्टिकल जाके वाई वाली दीवार से टकरा रहा होगा, कोई पार्टिकल जेड वाली दीवार से टकरा रहा होगा। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। अच्छा, अब तुम एक चीज देखो कि जैसे अगर मैंने ये वॉल ली थी एक्स एक्सिस के साइड वाली वॉल, यही तो एक्स एक्सिस थी, यही एक्स एक्सिस थी। पार्टिकल यहां से गया, ऐसे टकराया और टकरा के लौट के आया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? a थी। एक बार जब ये टकराया तो इसने मोमेंटम ट्रांसफर किया। ये जो चेंज इन मोमेंटम आया, ये गया कहां? कोई चीज आके तुमसे टकराए और टकरा के वापस लौटे उसी वेलोसिटी से, तो तुम्हारे ऊपर कुछ इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? वो चेंज इन मोमेंटम गया कहां? इसने मोमेंटम उस वॉल को ट्रांसफर किया या नहीं किया? है ना? वो दीवार पे फोर्स आया या नहीं आया? अब जरा तुम देखो, एक बार कोलिजन हुआ, ये Vx वेलोसिटी से गया था, Vx से लौटा। अगला कोलिजन होने में इसे कितना टाइम लगेगा? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू, अभी हम केवल सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं,
टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। भाई एक कोलिजन हुआ, एक के बाद पार्टिकल क्या करेगा, पहले यहां तक जाएगा और फिर यहां से ये वापस आएगा, तभी तो टकराएगा। कि इसी दीवार की बात कर रहे हैं, हालांकि ये जाएगा यहां भी टकराएगा, लेकिन हम बात केवल किसकी कर रहे हैं, इसी दीवार की। इस दीवार पे ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। अब ध्यान देना, ये a डिस्टेंस गया और लौट के भी कितना आया, a डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी इसने ट्रेवल की, a प्लस a 2a। और ये चल किस स्पीड से रहा है, vx। तो इसके बीच, दो कोलिजन के बीच टाइम कितना होगा, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। एक बार बता दो यार, एक एक चीज बिल्कुल बात क्लियर रहनी चाहिए। अंजलि एक बार बता दो मुझे, हेलो एक बार बता दो बेटा। मैं ये कह रहा हूं अंजलि, जब कोई पार्टिकल दीवार से, जैसे ये पार्टिकल है, ये देखो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जाके इस कंटेनर की वॉल से टकराया और टकरा के इलास्टिक कोलिजन है, तो ये ऐसे लौट के आया। तो इसके मोमेंटम में कुछ चेंज आया या नहीं आया, mvx से गया और वापस उल्टी डायरेक्शन में लौटा, यानी 2 mvx का चेंज आया। mvx से ऐसे जा रहा था, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और लौटा ऐसे, तो चेंज कितना हुआ, 2 mvx। 2 mvx का मोमेंटम चेंज हुआ। और अगर ये इसी वॉल की हम बात करें, तो ये पार्टिकल ऐसे टकराया, टकरा के ऐसे लौटा, लौट के ये a डिस्टेंस तक इस वॉल तक गया, फिर यहाँ टकराया और यहाँ से ये वापस लौट के ऐसे आया a डिस्टेंस। यानी टोटल अगला कोलिजन इसी दीवार की अगर हम बात करें, इसी वॉल की बात करें, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच टाइम इंटरवल कितना है, पार्टिकल को डिस्टेंस चलनी पड़ी 2a, और किस स्पीड के साथ चलनी पड़ी, vx के साथ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ऐसे टकराता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल रास्ते में किसी दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकरा जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि हाँ गैस का प्रेशर निकालें कैसे। अब जरा तुम देखो, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच ये टाइम लग रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड कितना हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना कोलिजन हुआ भाई, दो कोलिजन के बीच टाइम लग रहा है 2a अपॉन vx, तो 1 सेकेंड में कोलिजन कितना हुआ, 1 अपॉन, सही है, 1 अपॉन t, यही तो फ्रीक्वेंसी हुई, 1 सेकेंड में इतने ही तो कोलिजन हुए। यानी अब अगर हम बात करें तो ये कितना हुआ, vx अपॉन 2a। ये दोनों बातें समझ लो अलग अलग, कि दो कोलिजन के बीच इतना टाइम लग रहा है, और अगर कोई पूछे 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो 1 बाई टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा a गया और a आया, इतना ही तो टाइम पीरियड हुआ, तो 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी vx अपॉन 2a। फ्रीक्वेंसी इज f इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड, ये आपको पता है ना। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, पार्टिकल गया, a डिस्टेंस गया, फिर टकरा के a डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस इसने 2a ट्रेवल की, किस वेलोसिटी से ट्रेवल की, vx है, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, हर 2a अपॉन vx के बाद ये आके टकराएगा। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन 1 सेकेंड कितना हुआ, 1 बाई 2a अपॉन vx या vx अपॉन 2a। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, अभी हमने डेल्टा p की बात की थी, डेल्टा p कितना आया था, 2m vx। ठीक, अगर हमसे कोई कहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, एक पार्टिकल की, अभी बात एक पार्टिकल की हो रही, केवल एक ही तो जा रहा है, बार बार टकरा रहा है दीवार से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा p तुम्हारा कितना है, 2mvx, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच टाइम कितना लग रहा है, 2a अपॉन vx।
डेल्टा टी की वैल्यू 2a अपॉन vx, vx चला गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ऐसा एक पार्टिकल तो नहीं होगा, ये तो हम एक पार्टिकल की बात कर रहे थे, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी टोटल कितना हो गया, जितने एक्स डायरेक्शन में जाके उस दीवार से टकरा रहे हैं उन सबका समेशन हुआ या नहीं हुआ, यानी m अपॉन ए अगर हम कॉमन ले लें तो पहले पार्टिकल की स्पीड अगर हमने vx1 ले ली, दूसरे की क्या ले ली, vx2 एंड, समझ में आया, ये इन सबका समेशन होगा या नहीं होगा। नहीं, डेल्टा पी अपॉन हाँ डिफरेंशिएट भी करते हैं इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। जैसे अगर कोई चीज समय के साथ इंस्टेंटेनियसली चेंज कर रही है, एक्सीलरेशन भी उसमें आ रहा है, तो हम F बराबर dp ओवर dt करेंगे, है ना। अभी हम सारी बातें क्लियर करते हैं। ये डेल्टा पी टोटल अपॉन डेल्टा टी हुआ। अच्छा, डेल्टा पी टोटल अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू कितनी आई, m अपॉन ए, और ये जो टर्म था ध्यान देना, ये जो टर्म था vx1 vx2 vx3 का सबका स्क्वायर का एडिशन, इसको हम मैथमेटिक्स में शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ vx, और यहां लिमिट कहां से कहां जाएगी, n बराबर 1 से लेके कैपिटल N, यही तो होता है। 1 रखते जाओ, यहां आई लिख दो, यहां आई, हाँ, आई बराबर 1 से लेके n, लिखना तो आ गया पूरा, ठीक। अच्छा, न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते थे न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, यानी ये जो पार्टिकल बार बार जाके दीवार से टकरा रहा है, टकरा के लौट के आ रहा है, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये मोमेंटम इंपार्ट कर रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। इसका मतलब ये कंटेनर की वॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो बाय न्यूटन्स लॉ, बल्कि लिखूं न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ से क्या है, F बराबर ma नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ कभी भी F बराबर ma नहीं कहना, F बराबर डेल्टा P ओवर डेल्टा टी, कभी भी F बराबर ma, गलती से आज के बाद न्यूटन सेकंड लॉ मत कहना, ये सब गलत है, F बराबर ma नहीं होता है। F बराबर ma तब होता है जब वो जो बॉडी है उसका मास कांस्टेंट हो, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो F बराबर ma नहीं लगता है, जैसे रॉकेट वाले केस में, क्योंकि गैस जो है वो लगातार जलती रहती है। यहाँ गैस का मास कांस्टेंट हम बता रहे हैं, एक जनरल सही तरीका बता रहे हैं बोलने का, ठीक है। जैसे किसी से पूछो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तुरंत कहता है F बराबर ma, हमेशा सही तरीका ये नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, ये सेकंड लॉ है। तो F बराबर डेल्टा P ओवर डेल्टा T, m अपॉन A समेशन ऑफ I बराबर 1 से n अंडरस्टूड है, ठीक। अच्छा, ये बात तो हो गई x डायरेक्शन में, केवल जो x डायरेक्शन की वॉल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अभी ध्यान करो, हम लोगों ने एजम्पशन क्या लिया था, ऐसे ही तो लिया था वॉल, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस a थी, ठीक, और ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे। अच्छा, दूसरी चीज, ये पार्टिकल बार बार, ये सारे पार्टिकल जा जाके इन दीवारों से टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से ये मोमेंटम इंपार्ट कर रहे हैं, मोमेंटम इंपार्ट करने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स अप्लाई कर रहा है, और हमेशा जो प्रेशर होता है, प्रेशर P,
P बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सभी को पता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। यानी ये जो इस कंटेनर की वॉल से ये पार्टिकल्स जा जाके बार बार टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से ये उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज नोन एज प्रेशर। ये इतना प्रेशर उस कंटेनर की वॉल पे अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही ये प्रेशर केवल एक वॉल पे ना अप्लाई करके हर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब गैस की एक्स साइड वाली वॉल पे भी प्रेशर होगा, वाई पे भी होगा, जेड पे भी होगा, एक्स पे भी होगा, वाई पे भी होगा, जेड पे भी होगा, यानी तीनों वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। इस वजह से ये गैस प्रेशर आता है, इसी को हम कहते हैं गैस प्रेशर। अभी मैंने वो जो बात छोड़ रखी थी ना, एक चौथी वाली, वो एक बात छोड़ रखी थी, ध्यान होगा। पहले मुझे ये बताना था कि ये गैस का प्रेशर आता कहाँ से है। अब तुम सोचो गैस का प्रेशर कहाँ से आ रहा है। पूरी बात को एक बार समराइज कर देते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब वो एक वॉल से टकराते हैं, एक एक्सिस वाली वॉल से टकराते हैं, तो उसकी वेलोसिटी के बाकी दोनों कंपोनेंट जो हैं, अगर वो एक्स से टकरा रहे हैं तो वाई और जेड वाले कंपोनेंट अनचेंज रहते हैं। जब वो एक्स से जाके टकराए तो उनका मोमेंटम चेंज होता है। यही मोमेंटम चेंज, उन्होंने एक मोमेंटम इम्पार्ट किया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। यानी वो गैस उस कंटेनर की वॉल पे लगातार प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, लगातार प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इसी को हम कहते हैं, और एक ही वॉल पे नहीं कर रही है, सभी वॉल पे कर रही है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स तो वाई से भी जाके टकरा रहे होंगे, कुछ जेड में भी जाके टकरा रहे होंगे। यानी अगर हम बात करें ओवरऑल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, ये तो फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन का। अब मुझे बस ये बता दो, ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा? तुम्हारे सामने डायग्राम है, जरा देख के बता दो मुझे एरिया कितना होगा प्लेट का। देखे तुम लोग दिमाग कितना यूज करते हो। अभी मैंने केवल फोर्स लिखा है, एरिया अभी लिखना बाकी है। पी एक्स बराबर एफ अपॉन ए। जरा मुझे बताओ लिख के सब लोग चैट में, एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा बताइए। रिप्लाई तो करो, एरिया कितना होगा इस वॉल का? मैंने कहा था इस क्यूब की, जरा ध्यान करो यार, इसकी पहले वाली स्लाइड ना, इसको डिलीट कर दिया करो, बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो 25 स्लाइड पूरी भरने पे आ गई, अभी क्लास आधी भी नहीं हुई। मैंने पहली ही स्लाइड में आपको बताया था, जब मैं बता रहा था, ये देखो, ये मैंने कहा था, मैंने जो क्यूबिकल वेसल लिया है, ये ए इसकी डायमेंशन, ये बी और ये सी। अब ध्यान रखो, अगर ये दोनों मैंने सक्सेसिव कोलिजन के बीच 2a डिस्टेंस लिया था या नहीं लिया था, तो ये बी, तो ये साइड भी कितनी हो गई? बी। अच्छा ये सी है, तो ये भी कितना हो गया? यानी एरिया इस फेस की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ है बी, हाइट है सी, तो एरिया कितना हो गया? बोलो समझ आया या नहीं आया? बोलो। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने बीसी आंसर बताया बिल्कुल ठीक है। यानी फोर्स की वैल्यू तो हमने ये लिखी थी अपॉन एरिया, उस एरिया की वैल्यू हो गई बीसी। तो ओवरऑल हो गया m अपॉन ए बी सी इंटू समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर। और अच्छा ये एबीसी है क्या? ये एबीसी क्या है? ये वॉल्यूम ही तो है। अरे क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ही तो है। तो यानी इस प्रेशर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एम अपॉन वी, एम अपॉन वी समेशन ऑफ आई लिख दो, ठीक है।
ये तो हो गया इसकी बात। अच्छा, टोटल प्रेशर केवल x की वजह से तो नहीं होगा? टोटल प्रेशर, ये तो केवल x वालों की बात की है हमने। कुछ जा रहे होंगे मॉलिक्यूल्स y वाली दीवार से भी टकरा रहे होंगे, कुछ z वाली दीवार से भी टकरा रहे होंगे, लेकिन जो y की दीवार से टकरा रहे होंगे वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे? Py इक्वल्स टू m अपॉन, उसमें बस m अपॉन b हो जाएगा, लेकिन एरिया हो जाएगा AC। तो फिर से ABC हो गया, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू Vy स्क्वायर। और इसी तरह Z में भी जाके टकरा रहे होंगे, Pz बराबर m अपॉन v समेशन ऑफ। देख लीजिए एक बार तीनों इक्वेशन आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? क्लियर है यहां तक? एक बार बता दो यार, क्लियर है? गुड। अच्छा लगता है, जैसे पढ़ाने के बाद 1 घंटे तुम लोग बोलते हैं हाँ सर क्लियर है, तो अच्छा लगता है। तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर भाई केवल x की वजह से नहीं आया होगा, y की वजह, ये तो सभी का सम होगा, क्योंकि प्रेशर तो हर वॉल पे एग्जर्ट हो रहा है, टकरा तो सभी से रहे ना। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो x के वजह से भी होगा, y की वजह से भी होगा, और हाँ एक बात जरूर है कि हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। एक बात और, क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कौन से पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाके टकराएंगे। तो एक एज्यूम करके रखते हैं कि हाँ तीनों डायरेक्शन में प्रेशर लगभग सेम होगा। तो यहां से अगर आप देखो तो Px प्लस Py प्लस Pz बराबर, Px की वैल्यू कितनी थी? m/v, ठीक। अच्छा, Py की कितनी वैल्यू थी? और Pz, सही है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो यहां पर देखो Px, Py, Pz सबकी वैल्यू P है, तो 3P हो गया या नहीं? 3P इक्वल्स टू m/v, ये तो कॉमन ले लिया, समेशन में क्या हो गया? Vxi स्क्वायर और i की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही थी? i बराबर 1 से लेके n तक। अरे कहीं से कहीं ले लो यार, 1 से लेके n है ना। अब जरा देखो तुम, 3p बराबर m/v, जरा देखना इसका एक्सपेंशन, देखना समेशन का। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर हम एक्सपेंड करना शुरू करें, bx1 का स्क्वायर आएगा, यहां से क्या आएगा और यहां से क्या आएगा? अच्छा ये तो हो गया एक टर्म। जब हम i बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या आएगा? vx2 स्क्वायर ये पहला पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था। मैंने बताया जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? वो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी के स्क्वायर का सम होती है या नहीं होती है? यानी ये तो हो गया, बोलो समझ में आया? अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये देखो, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तभी मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन में जब टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे। अब तुम यहां से देखो, ये Vz और Vx का रिजल्टेंट है V डैश, तो V डैश बराबर कितना हुआ? अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। और अगर हम V की बात करें यहां, तो V बराबर क्या होगा? अंडर रूट Vy स्क्वायर प्लस
v रिजल्टेंट वी एक्स स्क्वायर प्लस, यानी v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस, इसी रीजन की वजह से जब हम इस स्लाइड पे पहुंचे, इस पे, तो हमने Vx1 पहला पार्टिकल, Vy1 Vz1 इसकी जगह लिख दिया, और इसी तरह n तक बात जा रही है तो इसको हमने लिख दिया, ठीक। अच्छा यहां पर देखो, अब 3p बराबर m बाई वी, इसको हम समेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन ऑफ v स्क्वायर। अब यहां पर एक दो टर्म, अब क्या करें यार, स्लाइड खत्म हो गई क्यों, 25 के आगे नहीं बढ़ सकती। आपको अपनी स्लाइड याद है? हाँ कहाँ थे शुरू, दूसरी स्लाइड जिसकी हो ये सब, हाँ ये सही, हाँ ये सब बेटा। अभी 25 स्लाइड कंप्लीट हो गई तो हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है सर जरा बता दीजिएगा आपकी स्लाइड। हाँ ये सब जितनी सफ़ेद से लिखी ये सब हटाओ, सब हटा, हाँ हाँ पीली वाली हमारी है, ये सब भगा दो। एक मिनट रुको, एक मिनट, ये सब सर हाँ ये मेरी नहीं है, जो नहीं है उस पर टिक कर दीजिए आप, डिलीट हो जाए। ये मेरी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस ठीक। अब हमें कहाँ तक आना है, 13 शुरू हो गई, 1 पे पहुँच जाए। 1 सेकेंड, अभी मैम कह रही है आधे घंटे में। यहां तक बात क्लियर है। पहले एक बार इतनी बात बता दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो, पसीना निकल आया, अब रिप्लाई तो कर दो कम से कम यार। उधर हाँ उधर से नहीं मतलब, हम उधर छुए नहीं। हाँ समझ गए, हाँ ठीक। अच्छा अब हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में कहां तक बात कंप्लीट कर ली थी, 3p बराबर m अपॉन v इंटू समेशन ऑफ v स्क्वायर। अब जरा यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें एक दो टर्म मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूं। एक तो चीज होती है मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन नहीं, मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन नहीं, मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर स्पीड। ये चीज क्या होती है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी स्पीड का स्क्वायर का सम। पहला पार्टिकल v2 स्क्वायर, कितने पार्टिकल्स थे, अपॉन, ठीक। और दूसरी चीज होती है रूट मीन स्क्वायर, इसको शॉर्ट में हम लोग RMS कहते हैं। VRMS बराबर क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल्स टू, हमेशा होती है इसका स्क्वायर रूट, ध्यान दो, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा अंडर रूट ठीक। अब जरा तुम देखो, यहां पर देखो, अगर मैं इस मीन स्क्वायर को देखूं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से लेके vn स्क्वायर इक्वल्स टू, n को इधर ले आओ तो n इंटू हुआ या नहीं, और यहां पर ये टर्म है क्या, यही तो समेशन ऑफ v स्क्वायर है या नहीं है, i बराबर 1 से लेके n, यही तो समेशन ऑफ vi स्क्वायर है।
अगर हम बात करें तो ये NB स्क्वायर के बराबर है, ये वैल्यू हम ऊपर रख सकते हैं। जब हमने ये वैल्यू ऊपर रखी 3p इक्वल्स टू m अपॉन v और समेशन ऑफ v स्क्वायर की जगह हमने रख दिया n इंटू क्लियर। अब जरा ध्यान देना, एक सेकंड, अब जरा ध्यान देना। अगर मैं मान लूं ईच पार्टिकल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मास है m, गैस के हर मॉलिक्यूल का मास क्या है, स्मॉल m, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n है नंबर ऑफ, तो टोटल मास क्या हुआ, m टोटल। भाई हमने गैस के n मॉलिक्यूल्स लिए हैं और हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है, तो टोटल मास क्या हुआ, एक पार्टिकल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिए हैं, कैपिटल M, m इंटू n। सही है। यहां से अगर तुम देखो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे बार बार, इस रिलेशन को, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक, इस रिलेशन को हम बार बार यूज करेंगे। अब आगे बढ़े, क्या रिलेशन था, 3p इक्वल्स टू mn अपॉन v, ठीक, और मैंने बताया ये टोटल मास है, यही टोटल मास है या नहीं है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि ये तो है टोटल मास, तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ गैस, अगर हम गैस की डेंसिटी की बात करें तो गैस की डेंसिटी कितनी हुई, डेंसिटी बराबर होता है टोटल मास, जो भी गैस का टोटल मास है, और वो टोटल मास क्या है, हर मॉलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल M, तो m इंटू n हो गया टोटल मास, मास ये डेंसिटी, यानी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये हो गया mn अपॉन, सही है। यहां पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं 3p इक्वल्स टू रो इंटू, यानी यहां से v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आई, ये प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन है आपस में, किसके साथ, यही चीज देखो अगर हम RMS की बात करें तो रूट ये RMS क्या होगा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ, ये गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड का उसके प्रेशर और उसकी डेंसिटी के साथ रिलेशन है। यानी अगर हम ओवरऑल शब्दों में जरा बात करें तो अभी तक हमारे पास दो रिलेशन सामने आए हैं, VRMS इक्वल्स टू, पहला रिलेशन तो यहां से आया है, वो क्या है, अंडर रूट 3PV, देखो इधर ले आओ, अंडर रूट 3PV, ये VRMS को अंडर रूट कर दिया ना इसका हमने, अपॉन mn, यानी 3PV अपॉन मास ऑफ गैस, ये है एक RMS स्पीड का फार्मूला, और यही एक फार्मूला और हम लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, mn अपॉन v क्या होता है, डेंसिटी, यानी 3p अपॉन रो। यहां से एक चीज निकल के आती है सामने, जरा ध्यान देना इधर, एक चीज निकल के आती है सामने कि अगर तुम प्रेशर को देखो, चलो अभी इसको अभी डिस्कस करते हैं, फिलहाल मुझे थोड़ा इसमें और आगे बढ़ने दो। VRMS बराबर अंडर रूट 3PV अपॉन mn, और दूसरा अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ कि अभी मैंने आपको गैस इक्वेशन बताई, गैस इक्वेशन क्या कहती है, अगर हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स म्यू मान लें तो गैस इक्वेशन ये कहती है PV इक्वल्स टू,
अब जरा ध्यान देना, अगर हमने ये जो गैस ली है इसका मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M ले लिया हमने, अगर हमने मान लिया इसका मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है और गैस का मास कितना है, गैस का मास कितना है भाई, अच्छा स्मॉल m मास हो गया, भूल गए सब, कहाँ स्मॉल m हो गया, गैस के हर मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m था और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे n, तो टोटल मास गैस का कितना हुआ, ये मास ऑफ गैस है। नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर। यहां से तुम ये रिलेशन उठा के रख सकते हो, पीवी बराबर म्यू की जगह mn बाई m इंटू RT, ठीक, ये वैल्यू उठा के तुम पीवी की जगह रख सकते हो। अभी देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा है, ये पिछली इक्वेशन देखो जरा, पीवी इक्वल्स टू 1/3, यहां से देखो इस इक्वेशन को देखो, 3p बराबर mn अपॉन v इंटू वी स्क्वायर था या नहीं, यहां से अगर तुम देखो तो pv बराबर क्या हुआ, v को उधर ले जाओ 3 को इधर ले आओ, 1/3 mn, सही है, देख लो एक बार रिलेशन, इसी चीज को हम यूज करेंगे। P इक्वल्स टू क्या था 1/3 mn इंटू सही है। अब जरा देखो PV की वैल्यू ये भी है, PV की वैल्यू ये भी है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, जब बराबर हुई दोनों वैल्यू तो mn अपॉन m इंटू r इंटू t, पहली PV की वैल्यू ये थी और दूसरी PV की वैल्यू क्या है 1/3 mn, mn से mn कैंसिल, v स्क्वायर बराबर क्या आया 3RT अपॉन m कैपिटल M, और RMS वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी √3RT बाई m। RMS स्पीड का एक और फार्मूला भी आया, आया नहीं आया, लेकिन इस फार्मूले ने हमको एक बात बताई, और वो बात ये बताई कि RMS स्पीड जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ जो RMS स्पीड है हमारी वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस का, उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी। अभी एनर्जी से भी इसका रिलेशन देखेंगे। और साथ ही साथ गैस जितनी भारी होगी, भारी होने का मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसकी आरएमएस स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। हल्की गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से भागेंगे, भारी गैस के मॉलिक्यूल्स कम तेजी से भागेंगे। क्लियर है यहां तक बात? प्लीज रिप्लाई करते रहते हो ना तो एनर्जी बनी रहती है मेरी। अरे सब तुम्हें पीडीएफ बना के मोबाइल भेज देंगे। चलो नोट कर लेना, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना। हमें क्या, हम पढ़ा के चले जाएंगे, रात भर नोट करो, क्या दिक्कत, यहीं सो जाओ। चलो चलो मजाक कर रहा हूं। तो यहां से अब हमारे पास तीन रिलेशन पहुंच गए। वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट 3PV अपॉन mn, एक बात। दूसरी बात अंडर रूट 3P अपॉन रो,
दूसरी बात, और तीसरा रिलेशन पहुंचा हाँ? अच्छा अब जरा देखो, 3 नहीं, अभी और फार्मूले बना रहा हूं। अब जरा देखो, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जो गैस कांस्टेंट है R बराबर होता है Na मतलब अवोगाद्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना? क्या ये वैल्यू हम वहां यूज कर सकते हैं? जरा देखो, अब जरा देखना, यहां पर ये वैल्यू रखी VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट 3, R की जगह रख दिया हमने Na इंटू K इंटू T अपॉन कैपिटल M। अब जरा देखना, मैं एक टर्म लिख रहा हूं, जरा तुम लोग समझने की कोशिश करना। मैं वो टर्म लिख रहा हूं स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन Na। जरा ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? स्मॉल m इक्वल्स टू, यस 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 हर्ष, अभी बेटा सारी बातें एक बार, सारे फार्मूले आ जाए तो हम सारी चीजें एक बार समराइज कर दें। हर्ष ये बताओ, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये समझ में आई या नहीं आई? पक्का? भाई आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर जिन लोगों को नहीं आई मैं उनको बता देता हूं। मुझे पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम एक पूरा मॉलिक्यूलर वेट लें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? अवोगाद्रो नंबर ही तो होता है Na, यानी Na एटम्स का वेट कितना है? m है। तो एक एटम का वेट कितना होगा? एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल का मास हमने स्मॉल m ही तो लेके चला था। तो यहां से देखो तो VRMS बराबर अंडर रूट 3 KT तो हमने ऐसा ही लिखा, और m बाई Na की वैल्यू हमने क्या लिख दी? स्मॉल m। यानी ओवरऑल अगर RMS स्पीड को तुम्हें ध्यान रखना है तो तुम्हारे पास अब 4 फार्मूले हैं। वो 4 फार्मूले कौन कौन से हैं? अंडर रूट 3PV अपॉन Mn, दूसरी चीज, और तीसरी चीज 3RT अपॉन कैपिटल M। ये ध्यान रखना, कैपिटल M स्मॉल m में अंतर, और ये है 3KT अपॉन, स्मॉल m है एक मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट। ये 4 बातें हैं निकल के आई। इन 4 बातों से तुम हर चीज का रिलेशन देख सकते हो। रिलेशन ये देख सकते हो कि RMS स्पीड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट के, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और गैस का मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा होता जाएगा RMS स्पीड भी उतनी ही कम होती जाएगी। क्लियर? अगर हम ओवरऑल इस बात को समराइज करें तो समराइज करने के पीछे सबसे पहली चीज P इक्वल्स टू, बिल्कुल बेसिक पे आ गए। हमने बात यहीं पे तो खत्म की थी, 1/3 यही फार्मूला तो निकाला था, यहीं से हम RMS स्पीड के फार्मूले बनाना शुरू किए थे, और वो फार्मूले हमने ऐसे बनाते गए थे, देखो लगातार यूं बनाते गए थे। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर प्रेशर जो है किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर जरा देखना, अभी हमने VRMS की वैल्यू कितनी पड़ी? अंडर रूट, अब जरा पूरी बात समराइज कर रहा हूं, पूरा कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा। अब वो कंसेप्ट ये कहता है कि P इक्वल्स टू 1/3 Mn अपॉन वॉल्यूम,
और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3RT/me तो होगी या नहीं, है ना। अब जरा देखना, मेरी बात समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग जब की थी तो मैंने ऐसे एक कंटेनर लिया था ABC डायमेंशन का, है ना, और मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा था, लौट रहा था, यहीं से तो बात शुरू की थी मैंने। जब मैंने यहां से बात की तो मैंने कहा था प्रेशर वो है जब ये मोमेंटम यहां से चेंज होगा, उसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है दीवार पे, प्रेशर है, यही बात की थी। अब जरा देखो प्रेशर किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mn। इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं प्रेशर का। mn क्या है, गैस का मास, m मॉलिक्यूल का मास, यानी गैस का मॉलिक्यूल जितना भारी होता जाएगा, जितना उसका मास ज्यादा होता जाएगा, उतना ही उसका मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम बढ़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम 2mvx है। चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स एक्सर्टेड बढ़ेगा, और फोर्स एक्सर्टेड बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसीलिए प्रेशर किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, mn। दूसरी चीज, जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब, वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम जितना कम होता जाएगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम जितना कम होता जाएगा, एक सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन उतने ही बढ़ते जाएंगे, यानी पार्टिकल जल्दी जल्दी आके टकराएगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पार्टिकल को टकराने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, क्योंकि dp/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर ये टाइम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो डायमेंशन कम हुई, डायमेंशन कम हुआ तो टाइम कम हुआ, टाइम कम हुआ तो जल्दी जल्दी आके टकराएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम जल्दी जल्दी इंपार्ट करता रहेगा। इसका मतलब वो जल्दी जल्दी मोमेंटम इंपार्ट करेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और तीसरी चीज, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स ऊट पटांग ढंग से तेजी से भागने लगेंगे। तेजी से भागेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो जल्दी ज्यादा वेलोसिटी से जाकर दीवार से टकराएंगे, ज्यादा वेलोसिटी से टकराएंगे तो ज्यादा मोमेंटम इंपार्ट करेंगे, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और पांचवी चीज जो सामने निकल के आई है कि अगर किसी गैस का मोलर मास जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा उतनी स्पीड लेके ही नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो? और प्रेशर केवल इस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे, प्रेशर स्पीड पे भी डिपेंडेंसी होती है। अब जरा तुम देखो इधर, हर्ष, अब तुम अपनी बात, तुम्हारी बात। म्यू बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, mn/m, टोटल मास अपॉन m। अरे भाई तुम यहां पर देखो, अगर ये कैपिटल mn/m ये वैल्यू म्यू ही तो है, तो प्रेशर सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर तो रहा है। देखो ये mn/m की वैल्यू म्यू है, यानी ये सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। एक बार बता दो, यहां तक बात क्लियर है? ओके, प्रेशर पे पहुंच गए हम लोग, है ना। अब एक दो चीजों की और बात करते हैं। वो चीज क्या है, अभी तक हमने केवल एक ही दो चीजों की बात की। हमने माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जब कहा था। अब जरा तुम देखो, हाँ एक चीज और बताना भूल गया, ये जो सब इक्वेशन है, ये जो सब इक्वेशन है, ये क्या कर रही है, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी इसको किससे रिलेट कर रही है, मैक्रोस्कोपिक। ये भी मैक्रोस्कोपिक,
केटीजी का काम ही तो यही है। केटीजी करता क्या है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से, यानी तुम मुझे देख कर ये मत समझो कि केवल मोटा है तो कुछ आता जाता नहीं है इससे, मेरे साथ रहना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो मैक्रोस्कोपिक को माइक्रोस्कोपिक से। अब कोई कहते कि यार ये तो यार मोटा आदमी है, इसकी बुद्धि भी मोटी होगी, तो ये तो कोरिलेशन नहीं हुआ ना। हाँ, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, वो पॉइंट चला कहाँ गया यार, बहुत पीछे चला गया क्या, कहाँ था वो पॉइंट? एक पॉइंट छोड़ दिया था मैंने, अरे नहीं यार यहाँ नहीं था, ये मिल गया कहीं मिल गया मुझे वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट। अबे नहीं, ये नहीं है, अरे छोड़ो यार, मैं इतना पीछे नहीं जा सकता, मैं तुम्हें बता देता हूँ वो पॉइंट क्या है। वो पॉइंट मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट का समय दो बस, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने वो पॉइंट कहीं छोड़ा तो था, वो मिल क्यों नहीं रहा है? ये मिल गया, यहीं छोड़ा था। चौथा पॉइंट मैंने छोड़ा था, वो क्या था वो अब मैं तुम्हें बताता हूं। वो पॉइंट ये था, जैसे मैंने ये वेसल लिया था, ये वेसल लिया था, गैस पार्टिकल इस दीवार से जाके टकरा रहा है, ऐसे वापस हो रहा है, यही हमने थ्योरी लेके चले थे। और फिर ये टकरा के ऐसे जाता है, इस दीवार से टकराता है और यहां से वापस लौट के आता है। एजम्पशन ये है, द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन एटम, गैस मॉलिक्यूल एंड द वॉल is negligible as compared to the time interval between two successive collisions। मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला, ये पार्टिकल इससे टकराया और टकरा के वापस लौटा, टकराया और टकरा के वापस लौटा, तो इंपल्स दी, उसमें कुछ टाइम ऑफ कांटेक्ट हुआ दीवार के साथ, कुछ टाइम ऑफ कांटेक्ट हुआ। ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाए और यहां से यहां तक आए, दोबारा सक्सेसिव कोलिजन करे। ये टाइम ऑफ कांटेक्ट इस पूरे टाइम के सक्सेसिव कोलिजन के टाइम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। ये पॉइंट नोट कर लो, अपना कॉपी पेन ले लो, नोट कर लो। द टाइम ऑफ, मैं बोल देता हूं, अंग्रेजी में बोल देता हूं, द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू time interval between two successive collisions। बेटा बताऊंगा हर्ष, मैं धीरे धीरे सारी चीजों पे आ रहा हूं। एक्चुअल में हर्ष अभी मैं कर क्या रहा हूं कि जो एक तो होता है फॉर्मूला याद करना, 3RT/m 3KT/m फलाना डिमाका, एक होता है उसका मतलब समझना कि ये बात जैसे अभी हमने तुमने बताई, जैसे वॉल्यूम कम होगा कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर होगा, मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर होगा, फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर लगेगा।